नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। इस बुलेटिन में देश, प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों को जानेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। तो एमपी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, महापौर मालती राय भी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बेहतर काम कर रहे हैं। 162 साल पहले विवेकानंद जी ने जन्म लिया और युवाओं के लिए प्रेरणादायक बने। इसी के साथ इंदौर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर, कलेक्टर आशीष सिंह शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जी का पुष्पांजलि का कार्यक्रम में शामिल हुए और आज ही के दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। ये युवा, महिला, किसान और गरीब इन चारों क्षेत्रों में काम करने में हम इस बात के लिए निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के उन नौजवानों को बुलाकर उनके साथ इंटरेक्शन किया है और इंटरेक्शन करते हुए उन नौजवानों को भी अवसर राजनीति में नए जनप्रतिनिधि बने जिनका राजनीति से, उनके परिवार का राजनीति से संबंध नहीं। युवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। योग एक साधना है। इसके प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है विश्व पटल पर भारत नेतृत्व करे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आज विश्व विजेता विवेकानंद युवा सन्यासी जी के जन्मदिन पर पूरे देश में योग के कार्यक्रम रखे हुए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री विश्वास सारंग, अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस मिशन का ये बड़ा लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि युवाओं को केवल नौकरी नहीं बल्कि स्वावलंबी बनाएंगे। युवाओं को जिस फील्ड में अच्छा लगे उधर आगे बढ़ें, अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। सरकार युवाओं की मदद करने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा, गरीब, किसान, महिला सभी के जीवन को बदलाव के लिए लगातार काम कर रही है। ये हमारा युवा शक्ति मिशन निश्चित रूप से सफल होगा। पुनः आप सबका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। और भोपाल के लोहड़ी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वहीं भोपाल सांसद आलोक शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजाबी प्रसिद्ध गायक जोगिंदर मेहंदी का स्वागत किया। सीएम मोहन यादव ने सभी को लोहड़ी की बधाई देते हुए कहा कि लोहड़ी रबी फसल की कटाई के साथ मनाई जाती है। लोहड़ी धरती माँ की उदारता को नमन करने और किसान भाइयों को प्रणाम करने का पर्व है। हमारा हर त्योहार आनंद और उत्सव लेकर आता है। हम सबका सौभाग्य है लोहड़ी की लख लख बधाई। रबी फसल की कटाई के साथ मनाई जाने वाले लोहड़ी धरती माँ की उदारता को नमन करने, किसान भाइयों के परिश्रम को प्रणाम करने का पर्व है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे आयोजन में हमारा हर त्योहार एक अलग आनंद और उत्साह उमंग लेकर आता है और सारे त्योहारों में हमारे पंजाबी समाज का एक एक कार्यक्रम हमेशा ऊर्जा से सराबोर कर देता है। और उसमें भी आज हमारे भाई जैसे कलाकार कर रहे हो, जोगिंदर जी, मेहंदी जी, क्या जबरदस्त गा रहे थे, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज इस अवसर पर सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी नेहा बग्गा बहन जी, इस अवसर पर सभी हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जी, इंदौर से खनोजा जी, इनके नेतृत्व में पूरा आयोजन हो रहा है। परमात्मा करे ये आनंद बरसता रहे
हम सब ऐसे प्रत्येक त्योहार के साथ परस्पर आत्मीयता भी बनाते रहे और धूम धड़ाके के साथ भांगड़ा से लेकर के सारे गिद्दा तक ऐसे आनंद बरसते रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। और राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर भिलाई में प्रोफेसर पर हमला करने का यह मामला है। अपडेट आपको बता दें, हमले के फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी प्रवीर शर्मा को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। 9 जुलाई को प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे और बेटी से भी पूछताछ हुई थी इस मामले में। भिलाई पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम रखा था। भिलाई 3 थाने में मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, भिलाई में प्रोफेसर पर हमला करने का मामला, जिस पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तहसीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, काफी हाई प्रोफाइल ये मामला था, अपडेट बताइएगा। देखिए, एक बड़ी घटना थी और 19 जुलाई को ये वारदात हुई थी और शासकीय महाविद्यालय जो दुर्ग में है, वहाँ के प्रोफेसर थे विनोद शर्मा, उनके ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया था, प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें काफी गंभीर वो हुए थे। उसके बाद ये भिलाई 3 में मामला दर्ज हुआ था। इसमें कई ये हाई प्रोफाइल मामला था और इसमें जिस तरीके से बात सामने आई थी कि पूर्व सीएम के जो बेटा थे उनसे भी पूछताछ हुई थी और उसके बाद ये प्रवीर शर्मा जो है वो फरार हो गया था और उसमें दुर्ग पुलिस ने उसमें एक पोस्टर जारी किया था और 10,000 रुपए नगद का इनाम भी इसमें जारी किया गया था। तो उसकी बात जानकारी आ रही है कि वो आंध्र प्रदेश के कोकीनार इलाके से अपनी पत्नी के साथ में, जो उसकी डॉक्टर पत्नी है, उनके साथ में ये गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अभी दुर्ग पुलिस के कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोकीनार आंध्र प्रदेश से प्रवीर शर्मा को गिरफ्तार करके टीम ला रही है और कल देर शाम तक ये खुलासा दुर्ग पुलिस कर सकती है। जी ऐसी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अब आरोपी गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर लगातार दूसरे दिन यानी कि शनिवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने विधायकों से चर्चा की। आयोजित बैठक में पहुंचे विधायकों ने प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही सभी विधायकों को महू में 27 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में जुटने के लिए कहा। वहीं कांग्रेस की पहले दिन की बैठक में शामिल हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पार्टी में प्रभारी के ऊपर प्रभारी बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। बाद में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अजय सिंह की शंकाओं का समाधान किया। उधर 27 जनवरी को महू में कांग्रेस बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसकी तैयारी कांग्रेस की युवा विंग ने भी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मोर्चा प्रभारी जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर 2 कार्यक्रम लॉन्च किए, जिसे संविधान सिपाही अभियान का नाम दिया है। संगठन में देखिए, आगे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन सब में तो बदलाव होना ही है। जिनको 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है, कई लोगों को, ऐसे जो जिला अध्यक्ष पुराने चले आ रहे हैं, वहाँ परिवर्तन होगा। उस पर पार्टी के हमारे वरिष्ठ सब लोग अपना मार्गदर्शन देंगे। सब उसमें सबसे राय भी ली जा रही है। 26 तारीख तक और 27 तारीख तक हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक जिलों में विधानसभा में संगठन की मीटिंग हो, तैयारी जोरों शोरों से हो कि आने वाला समय ये लोगों को पता होना चाहिए, बापू और बाबा के सम्मान में देश चलेगा संविधान से। हमने जिले का एक प्रभारी सीनियर लीडर को बना दिया। उस जिले में 3 विधानसभा है, यदि तो उन तीनों विधानसभा में एक एक सह प्रभारी, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके जिले के प्रभारी को, क्योंकि हमें ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति तत्काल करना, वो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित रहेगी, तो वो उनको थोड़ा सा गलत जानकारी किसी ने दे दी। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम में शहर में भव्य रैली निकाली। इसके बाद आश्रम परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके संदेशों को जीवंत किया। आज भी युग का आकाश पर जागरूकता आई है।
उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य ना हासिल हो जाए। साहसी बनो, निडर बनो, ऐसी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने जो दी है आज के समय के लिए प्रासंगिक है और सभी को इससे प्रेरणा लेकर काम करने की जरूरत है। इधर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुलाकात की है। सीएम हाउस में चर्चा के दौरान अडानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने उद्योगपतियों का भरोसा जीता है, जिसकी वजह से हम रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी। इस दौरान सीमेंट उद्योग में भी निवेश को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई है। अडानी समूह ने सीमेंट प्लांट्स के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति दी। मुख्यमंत्री और अडानी की मुलाकात के दौरान रक्षा उपकरण निर्माण और डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर भी बात हुई है। अडानी ने बताया कि मुख्यमंत्री साय के सुझाव पर अडानी समूह की ओर से राज्य में अगले 4 सालों में CSR और अन्य स्रोतों से लगभग 10,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मुरैना जिले के दौरे पर रहे। यहां बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर नारायण सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ नए जिला अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है। देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए देरी हो रही है, लेकिन वरिष्ठ नेता मंथन कर जल्द सूची जारी करेंगे। वहीं कांग्रेस के बीजेपी में गुटबाजी के आरोपों को नकारते हुए नारायण सिंह ने कहा कि इसमें निर्णय संगठन ही करता है। की सूची जल्दी से जल्दी एक आध दिन में आने वाली है और बड़े धूमधाम के साथ में आएगी। भाजपा वो संविधान का पूरी तरह से पालन करके और नियमों का पालन करते हुए ये सारे काम में लगी हुई है और जल्दी हो जाएंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में आपसी बयानबाजी देखने को मिली। सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि अब सरकारों के साथ साथ आम जनता को भी सचेत होना पड़ेगा, इसलिए लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। तमाम सारे साधु संत भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब धर्मांतरण जैसी घटनाओं में कमी आएगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक कैलाश कुशवाहा ने पलटवार किया है, कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात करके भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी इतिहास में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। भाजपा पे कोई काम दाम तो है नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर दी है, धर्म पर राजनीति कर दी है, कौन सनातन धर्म कर दी है। आने वाला समय बताएगा। अयोध्या में, अपना बनारस में, अपना चित्रकूट में उन्हें परिणाम मिल गया। लोकसभा वहां से हारे हैं वो। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस देश में राज है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा और जो करेगा उसे भी उसकी सारी कानून और नियम उनके लिए बने हैं। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 27 जनवरी को महू से शुरू होने वाली संविधान यात्रा की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि देश का संविधान खतरे में है। 10 साल में 600 से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। इंदौर में पार्षद विवाद पर पीसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा के गुंडे शहर की संस्कृति को तार-तार कर रहे हैं। शहरवासी अब अपने भरपूर जनमत का खामियाजा भुगत रहे। यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन पर पटवारी ने कहा कि इससे शहर को खतरा है। विषय है लक्ष्य संविधान बचाने की भावना का। संविधान की कैसे अवहेलना हो रही है उस भावना को घर घर उसकी शुरुआत है। यूनियन कार्बाइड वाला मामला सरकार मैनिपुलेशन कर रही है। कोर्ट का बहाना लेके इंदौर को जहर परोस रही है, पीथमपुर को जहर परोस रही है। और उज्जैन से आपको बड़ी खबर बता दें, उज्जैन के जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। संजय अग्रवाल भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के करीबी हैं संजय अग्रवाल, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले उज्जैन के जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन के जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। संजय अग्रवाल भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इंद्रेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो इंद्रेश, उज्जैन से शुरुआत हुई है, उज्जैन के जिलाध्यक्ष भी घोषित हो चुके हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और इसके अलावा बाकी जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कब होगी?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहली घोषणा जो उज्जैन जिला नगर अध्यक्ष को लेकर हुई है और इसमें ये संजय अग्रवाल जी का नाम सामने आया है, जो कि अब तक जो है जिला महामंत्री का जो कार्यभार देख रहे थे भाजपा में जिला कमेटी में, अब लेकिन इन्हें नगर की जिम्मेदारी दी गई है और बताया बिल्कुल ये संजय अग्रवाल जो हैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के करीबी भी हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मुख्यमंत्री के गृह जिले में दी गई है, जिसमें इनको आम जनता से रूबरू होकर जो भी पार्टी से के जो मुद्दे हैं और जो जनहितैषी जो कार्य है उनको आम जनता के बीच तक पहुंचाया जाना। और रही बात बाकी अन्य जिला अध्यक्षों की, क्योंकि उज्जैन के साथ में ग्रामीण जिला अध्यक्ष की भी घोषणा होनी थी लेकिन वो अब तक नहीं हुई है। अब देखा जाए तो अब सबसे पहले उज्जैन के जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल दोपहर तक बाकी अन्य जो जिलाध्यक्ष उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए इंद्रेश। और विदिशा से खबर, विदिशा जिलाध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई है। महाराज सिंह दांगी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। विदिशा के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी है दांगी, मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं महाराज सिंह दांगी, जिन्हें अब जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जितेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। जो जितेंद्र, अब दांगी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, क्या क्या बड़ी चुनौती होगी और इस क्षेत्र में उनकी कैसी पकड़ है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने रविवार को 2 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन हालांकि रविवार को केवल विदिशा और उज्जैन नगर के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। 2 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि सोमवार को बाकी जिलों की भी लिस्ट जारी हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र और सीएम के जिले के घोषणा के बाद रविवार को सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन के बाद विदिशा में जो है अब महाराज सिंह दांगी के जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं महाराज सिंह दांगी, और उनकी पत्नी यहाँ कोरबाई क्षेत्र से जो है जनपद अध्यक्ष है अभी फिलहाल, और ये बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है आने वाले समय में। और जिला अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली है और इस बारे में अभी और हमारे भाजपा के लोगों से चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये चुनौतीपूर्ण बात है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। और केशकाल घाट में लंबा जाम लगा हुआ है, 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ घाट में रोज जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। ओवरटेक करने के कारण जाम की स्थिति बनी है। जाम खुलवाने में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केशकाल घाट की तस्वीर है जहां पर जाम की स्थिति देखिए, लंबे जाम यहां पर लगी हुई है। बताया जा रहा है कि घंटों तक इस जाम में लोग फंसे हुए हैं। ओवरटेक करने के कारण यहां पर जाम की स्थिति बनी है। प्रकाश नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो प्रकाश, पुलिस प्रशासन की किस तरह से वहां पर तैयारी है कि जाम खुलवाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केशकाल घाट में 2 महीना कड़ी मशक्कत करके सड़क बनाया गया, लेकिन वाहन चालकों की लापरवाही के चलते और प्रतिदिन, क्योंकि बस्तर का भी ऐसा हो गया कि ट्रैफिक सबसे ज्यादा हो गया है और जिस प्रकार से नारायणपुर और जगदलपुर तरफ से लोह गाड़ी आते हैं, उनकी वजह से केशकाल घाट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो गया। और हर दिन की ये बात है जो केशकाल घाट में जाम की स्थिति बना है। और आज देर शाम से जिस प्रकार से गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, अभी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दोनों ओर घाट की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। और केशकाल पुलिस किसी तरह वन वे करके यातायात बहाल करने में जुटी है, फिर भी लोग जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि छोटी गाड़ियां रात में बहुत ज्यादा चल रही है और पूरे जाम में फंसे हुए हैं। लगभग अभी भी पूरा खचाखच पूरा केशकाल घाट पर जाम में फंसी हुई। और जो भी यात्री चाहे जगदलपुर से रायपुर जाने वाला हो या रायपुर से जगदलपुर जाने वाले, दोनों यात्री लगभग 2.5 से 3 घंटा इंतजार करना पड़ता है, तब लेकर उनको पार होना पड़ रहा है। फिर भी केशकाल पुलिस लगातार यातायात बहाल करने में जुटी है। आपको ये भी बता दूं कि कल कोंडागांव जिला में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और इस दौरान पूरी व्यापी इस मार्ग में आवाजाही जारी रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि केशकाल पुलिस एग्जाम को कब बहाल करती है और यातायात कब बहाल होती है। जी चलिए, यातायात बहाल करने में पुलिस जुटी हुई है, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
और एचएमपीवी वायरस को लेकर दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति है। भारत में भी इस वायरस की संक्रमण दर को लेकर चिंता बनी हुई है। इसे लेकर गुना में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है। हर मौसम में ये वायरस कोई ना कोई नया रूप लेकर आता है। हालांकि ये कोई जहरीला वायरस नहीं है जितना कोरोना था। आपको बता दें कि बीते दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्होंने ये बयान दिया। ये एक नया वायरस नहीं है। ये देश में बहुत दिनों से और विश्व में बहुत दिनों से रहा। समय समय पर जैसे मौसम बदलता रहता है, नए वायरस उभरते हैं और इस सीज़न में एचएमपीवी वायरस दोबारा उभरा है। जुखाम या कोई भी बीमारी हो तो इमीडिएटली जाके चेकअप करवाएं, क्योंकि शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पर बाद में थोड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये इतना जहरीला वायरस नहीं है जैसे कोरोना में हुआ था। और 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजन कर रतलाम मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया था। इनमें उज्जैन रेलवे स्टेशन को 800 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रूप देने की योजना शामिल थी, लेकिन स्टेशन का काम अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण ड्राइंग और डिजाइन में बदलाव बताया जा रहा है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन रेलवे स्टेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने की योजना है। वहीं रतलाम मंडल के डीआरएम अश्विन कुमार ने बताया है कि कुछ अच्छे कामों में समय लगता है। हमारी प्राथमिकता गुणवत्ता का ध्यान रखना है। जापान की तरह हम भी बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं ताकि निर्माण काम अच्छा हो सके। ड्राइंग डिज़ाइन पसंद की थी, उसमें कुछ फेरबदल किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से मिला था और उन्होंने मुझे बिल्कुल विश्वास दिलाया और वचन दिया है कि सिंहस्थ के पहले वो इस रेलवे स्टेशन को तैयार करके प्रारंभ करके जनता को सौंप देंगे। जितना ज़्यादा वक्त प्लानिंग में निकालते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कहीं कार्य शुरू कर देते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। बहुत अच्छा ही कार्य हम करना चाहते हैं, जिससे कि जो कि भविष्य में यहाँ लोग याद रखें, रेल के लिए उज्जैन को बहुत अच्छी सौगात हो। 300 परिवार, 1200 की आबादी, इन सभी लोगों को पानी की एक बूंद के लिए भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज जब पूरे देश में नल जल योजना चल रही है और घर घर पानी तक पहुंच रहा है, तब ये हालात है हरदा जिले के जामनिया ढाना गांव के। ये गांव खिरकिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत छुरी खाल के तहत आता है। छुरी खाल में तो नल जल योजना चालू है, लेकिन उसी पंचायत में आने वाले इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ सुबह से ही हैंडपंप पर महिलाओं की कतार लग जाती है। विवाद भी होता है। सिर पर पानी के बर्तन लेकर महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। नल जल योजना के लिए गांव के लोग सरपंच से लेकर पीएचई विभाग तक भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय अब तक कुछ नहीं मिला। अब थक हार कर ग्रामीण आंदोलन की योजना बना रहे हैं। जब IBC 24 ने इस पूरे मामले में पीएचई विभाग के EE से बात की तो वे फिर से आश्वासन ही देने लगे। और आपने देखा कि हम यहाँ पर कितनी लड़ाइयाँ कर रहे थे पानी के लिए। ये तो अभी गर्मी तो आई नहीं है और गर्मी में हमारा बहुत बुरा हाल होता है। तो कृपया कर हमारी पानी की समस्या हल कीजिए। और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। यहाँ अभी तो हमारे यहाँ हैंडपंप चल रहे हैं और हम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और गर्मियों में हमारे यहाँ बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं रहती। हम रात बेरात बहु बेटे हमको आए यहाँ 10 साल हो गए जब से ही हम पानी भर रहे हैं। ग्राम छुरी खाल की जमनिया ढाना की नल जल योजना पुनरीक्षित कर स्वीकृति की हेतु भेजी गई है एवं यहाँ मुख्य ग्राम में नल जल योजना चालू है ग्राम छुरी खाल में, परंतु जमनिया ढाना हेतु योजना को रिवाइज कर स्वीकृति हेतु भेजी गई है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत यहाँ पर नल जल योजना का कार्य कराया जाएगा। इधर मंडला में दादा धनीराम बाट की गोकुल धाम कॉलोनी में स्थित पुराने निस्तारी तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। नगरपालिका प्रशासन ने तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर अमृत मिशन 2.0 के तहत 63 लाख रुपए खर्च करना बताया, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब में स्वीकृत राशि की अपेक्षा बेहद कम काम हुआ है। वहीं तालाब के आसपास बाउंड्री का निर्माण किया है। इस कारण लोग तालाब में
लोगों का आना जाना नहीं हो पा रहा है। मामले में नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि तालाब की सुरक्षा और इसे साफ रखने के मकसद से ये बाउंड्री वॉल लगाई गई है। अपर कलेक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि मामले की जांच होगी। यदि निस्तारी तालाब है तो बंद तो नहीं किया जा सकता। पद्मा भैया भी मछली ढीला, फिर भी हम पानी ले लेते थे, मना नहीं किया बोले, फिर भी मछली पल रहे थे, तब भी किसी ने मना नहीं किया। और अब कहा है तो जो रोक लगा दिए, आजू बाजू पूरा बंद कर दिए, जाली लगा दिए, हम कहीं से आ सकते ना जा सकते। अब ना मवेशी आ पा रहे हैं और ना यहाँ के गांव वाले जनता आ पा रहा है। अब अभी तो मेरे ख्याल से कोई किसी का उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये अभी आप लोगों से ही संज्ञान में आया है, इसकी जांच के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। और निस्तारी तालाब है तो उसको बंद तो नहीं किया जा सकता, पर विधिवत रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई कर पाएंगे। और इंदौर में स्थित गोपाल मंदिर में शादी के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है और इसका संचालन प्रशासन की देखरेख में किया जाता है। बावजूद इसके नियमों को दरकिनार करते हुए मंदिर में शादी का आयोजन किया गया। शादी के लिए मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक फूलों की सजावट की गई। गर्भगृह के सामने पेड़ों के लिए हवन कुंड का निर्माण हुआ। यातायात और शादी की व्यवस्था के लिए 10 बाउंसर भी रखे गए। वहीं कृष्णपुरा स्थित पार्किंग में वाहन पार्क किए गए। मंदिर के मैनेजर कौशल का कहना है कि मंदिर संभागायुक्त कार्यालय के अधीन है और माफी ऑफिसर विनोद राठौर में शादी की इजाजत दी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि शादी के आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि मंदिर का जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी कर रही है। जीर्णोद्धार के लिए 50 किराएदारों से मंदिर को खाली कराया जा चुका है। पूर्व में ऐसा बताया गया, अभी जो भी वर्तमान में जो भी है तो ऐसा बताया नहीं गया, इसलिए इनको अनुमति हमारे मैनेजर साहब ने और जो भी है उन्होंने अनुमति प्रदान की। मंदिर का उन्होंने ऐसा है कि उन्होंने हम 56 भोग लगाएंगे, तो मैं भगवान का मंदिर सजाना चाहते हैं तो सजाने के लिए तो क्या है, मना कर नहीं सकते। इन्होंने पहले कह दिया, इन्होंने कहा कि हमारी शादी हो गई पहले और यहाँ पे मंदिर के सामने फेरे कराना चाहते हैं। भैया मैं छुट्टी पे था इसलिए ये सब हो गया सर। मेरे पैर में लगी थी। और बीजापुर आईडी ब्लास्ट में बड़ा अपडेट है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। जवान रामसू मज्जी और गजेंद्र को रायपुर लाया गया है। तो बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से अब घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। जवान रामसू मज्जी और गजेंद्र, ये 2 जवान थे जो घायल हुए थे, इन्हें रायपुर एयरलिफ्ट करके लाया गया है। तो राजधानी की ये तस्वीर IBC 24 पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। बीजापुर आईडी ब्लास्ट में ये बड़ा अपडेट है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करके रायपुर राजधानी का हॉस्पिटल लाया गया है। जवान रामसू और उनके साथ ही एक और जवान है जिन्हें एयरलिफ्ट करके लाया गया है। तो लगातार जिस तरह से बीजापुर हो या फिर बस्तर क्षेत्र हो, लगातार माओवादी नई नई वारदातों को अंजाम देते हैं और आईडी ब्लास्ट में 2 जो जवान घायल हुए थे उनको एयरलिफ्ट करते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लगातार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार नक्सली बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं, आईडी ब्लास्ट करते हैं। और जो आईडी ब्लास्ट हुआ था बीजापुर में, उसमें तो जो जवान घायल हुए थे उनकी ये तस्वीर जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। और उत्तर बस्तर में नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने रावघाट एरिया कमेटी के प्रभारी राजे कांगे को गिरफ्तार किया है। राजे DVCM रैंक के नक्सली हैं। उस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। राजे हाल ही में गिरफ्तार 40 लाख इनामी शीर्ष नक्सली नेता प्रभाकर की पत्नी हैं। प्रभाकर की गिरफ्तारी के बाद से राजे कांगे के कोयली बेड़ा क्षेत्र के होने की खबर पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसी बीच पुलिस को पक्की खबर मिली कि वो कौड़ो साल्हे भाट में श्यामनाथ उसेंडी के घर में छुपी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर नक्सली राजे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे शरण देने वाले श्यामनाथ उसेंडी को भी गिरफ्तार किया है। राजे कांगे की गिरफ्तारी मिशन 2026 को लेकर अहम हो सकती है।
और नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। जवानों ने सोनपुर क्षेत्र के हिरगेनार गुमशुर के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सली हथियार और सामग्री बरामद की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बीजीएल सेल, देशी ग्रेनेड, तीर बम, बिजली वायर, नक्सली साहित्य समेत अन्य सामान बरामद किए। इस ऑपरेशन में नारायणपुर डीआरजी की अहम भूमिका रही। एक्सप्लोजिव मिले हैं, 4 आईडी मिला है। जल्दीबाजी में अपना पूछ वगैरह, बैग वगैरह छोड़कर भागे तो वो हमें बरामद हुआ है। अचानक बनी हुई थी, जो पहले से बना हुआ था। ऐसी संभावना है कि उसमें से अधिकतम सामान वो पहले से लेकर जा चुके थे। वो ट्रांजिट के लिए शायद वो कैंप यूज होता था, मार्केट से सामान खरीद के वहाँ रखते होंगे, वहाँ से फिर अंदर ले जाते होंगे। बाकी जो सामग्री हमें मिली है वो हमने पिक्चर में और अपने प्रेस रिलीज में दर्शाया। इधर भिलाई के सुपेला थाने में स्कोन एलिवेटर के डायरेक्टर विजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। विजय पर 7 लाख रुपए लेने के बाद भी काम नहीं करने का आरोप है। कुमार अग्रवाल ने विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने मकान में लिफ्ट लगवाने के लिए विजय सिंह से संपर्क कर रहे थे और 3 लिफ्ट लगाने का एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन विजय सिंह ने पूरा पैसा लेकर काम अधूरा छोड़ दिया। अब ना पैसा वापस कर रहा है और ना ही काम कर रहा है। वहीं जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2023 में रकम देने के बाद भी, पूरी रकम लेने के बाद भी जो विजय सिंह है उनके द्वारा आज दिनांक तक लिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं किया गया है और लिफ्ट का काम शुरू भी नहीं किया गया है। इधर ग्वालियर पुलिस ने मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मसाज पार्लर में आपत्तिजनक सामग्री के साथ 6 लड़कियां भी मिली। पुलिस ने मौके से 2 कस्टमर, मैनेजर और पार्लर संचालक को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई एसपी धर्मवीर सिंह यादव को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिली थी कि सिटी सेंटर स्थित पटेल नगर में द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी के नाम से मसाज पार्लर चलाया जा रहा है और एसपी ने क्राइम ब्रांच एसपी कृष्ण लाल चंदानी के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने मसाज पार्लर में एक अपने साथी को ग्राहक बनाकर पहुंचाया। उसके द्वारा पुष्टि करने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और मामले में पुलिस ने विमेन ट्रैफिकिंग होने की आशंका जताई। पार्लर में मिली लड़कियां बंगाल, दिल्ली, आगरा, मथुरा और ग्वालियर की बताई जा रही हैं। जो द हीलिंग हैंड स्पा है, यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। इसमें 2 प्रॉपर्टी मालिक जो इसका संचालन कर रहे थे और 2 कस्टमर, इन पे अभी प्राथमिक तौर पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो 6 लड़कियां मिली हैं स्पा सेंटर से, उनसे भी जब्तियां की जा रही हैं और इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। और आगरमालवा से एक बड़ी खबर है। पूर्व विधायक के बेटे की पिटाई कर दी गई है। पूर्व विधायक रामलाल मालवीय के बेटे की पिटाई की गई है। भीड़ ने सरेआम पूर्व विधायक के बेटे को पीट दिया। आरोपी राहगीरों के साथ गाली गलौज कर रहे थे। आरोपियों को रोकने पर मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। छावनी नाका चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। तो आगरमालवा से खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक के बेटे की किस तरह से पिटाई की गई। दिनदाड़े पिटाई हुई है। रामलाल मालवीय के बेटे हैं जिनकी पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। भीड़ ने सरेआम पूर्व विधायक के बेटे को पीटा है। बताया जा रहा है कि आरोपी राहगीरों के साथ गाली गलौज कर रहे थे और गाली गलौज करने से रोकने पर उनकी पिटाई कर दी गई। पिटाई का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो खूब वायरल हो रहा है। छावनी नाका चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। और सख्ती से एक दर्दनाक घटना सामने आई। फेंसिंग तार में फंसने से एक युवक की मौत हो गई। घटना बाराद्वार थाना क्षेत्र के अकलसरा गांव की है। दरअसल यहां रहने वाले श्यामदेव बाइक से ठठारी गांव जा रहा था, तभी वो किसान द्वारा फसलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंसिंग तार की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला कट गया और मौके पर ही मौत हो गई। तार पतला होने के कारण वो देख नहीं पाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख जमीन मालिक ने सरपंच के सामने 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया, जिसके बाद परिजन शांत हुए।
और इसी बीच बैकुंठपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जुआ पड़ पर पुलिस ने दबिश दी। कुंडली इलाके से 26 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। 21 गाड़ियां भी जब्त हुई है। 1,55,000 रुपए नकद बरामद किए हैं पुलिस ने। पटना थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बैकुंठपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जुआ पड़ पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। कुंडली इलाके से 26 जुआरियों को एक साथ पकड़ा है। 21 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। 1,55,000 रुपए भी नगद इन जुआरियों से बरामद किए गए हैं। पटना थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जुआ फड़ संचालित किया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, छापामार कार्रवाई हुई है और साथ ही 1,55,000 रुपए इन जुआरियों से नकदी पुलिस ने बरामद की है। और राजधानी रायपुर से खबर, भाजपा का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। कुर्सी से दूर होकर बौखलाए भूपेश बघेल, ये पोस्ट में लिखा गया। आदिवासी मुखिया के माता पिता को अपशब्द कहते हुए दिखाया गया है। भूपेश जनजाति परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम साय पर एक्स पोस्ट किया था। कथित रामायण वीडियो के लिए जुबानी हमला बोला था। पूछा था कि क्या वे इंसान हैं या अवतार हैं। उस पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये पोस्ट किया है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का लगातार पोस्टरवार जारी रहता है। लगातार कुछ न कुछ एक्स पोस्ट उनकी तरफ से किया जाता है, विपक्ष को निशाना साधा जाता है। एक बार फिर से ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ये पोस्ट किया है। और इधर भाजपा ने कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली पर सवाल उठाते हुए जमकर हमला बोला। कांग्रेस की रैली के जवाब में संविधान गौरव अभियान शुरू किया गया है, जो 25 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कांग्रेस नेता और कश्मीर नेताओं का डीएनए टेस्ट कराने का विवादास्पद बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेहरू परिवार ने पूरे समय बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारतीय संविधान लागू करने का नेहरू जी ने विरोध किया था, क्योंकि कश्मीर नेहरू की ऐशगाह थी। अगर जरूरत हो तो उनका डीएनए टेस्ट भी कराए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने जो कहा है सही है। यही कांग्रेस बोलती है हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान को मानते हैं तो संविधान के अधिकारों को कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया गया? कुछ नेताओं की फोटो निकालें और कुछ दिल्ली के नेताओं की फोटो निकालें और दोनों को मैच करें, और अगर और अंदर जाना है तो उनका डीएनए टेस्ट करें। और रायपुर में सरकार की ओर से आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम के बीच नौकरी से निकाले जा रहे बीएड डिग्री वाले 2900 सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने माना स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली। सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने सड़क पर लेटकर कई किलोमीटर तक यात्रा की और सरकार से सेवा सुरक्षा के साथ समायोजन की मांग की है। सैकड़ों सहायक शिक्षक देर शाम तक प्रदर्शन करते रहे, जिसके कारण मुख्य सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। अधिकारियों ने सहायक शिक्षकों को समझाकर आंदोलन खत्म कराया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो समय सीमा के भीतर समायोजन का फैसला ले। सहायक शिक्षकों को जो टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है उसे रोका जाए और सेवा सुरक्षा का वादा करते हुए सरकार जल्द समायोजन की प्रक्रिया पूरी करे। ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। विमानन कंपनी एलायंस एयर की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एलायंस एयर के मनमाने का खामियाजा हवाई यात्रियों को भुगतना पड़ा है। कंपनी ने 7 घंटे तक हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट में बैठा कर रखा। इसके बाद फ्लाइट ही रद्द कर दी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा यात्री खासे परेशान हुए। उन्हें रायपुर की दूसरी महंगी उड़ान लेकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल पूरा मामला दिल्ली से बिलासपुर आने वाले फ्लाइट का है। तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए करीब 7 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को बैठाया गया। करीब 50 से ज्यादा यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 7:50 पर उड़ने वाली फ्लाइट के लिए सुबह 6 बजे से पहुंच गए थे। हर 1 घंटे में तकनीकी खराबी को ठीक करने की बात कही गई, लेकिन दोपहर लगभग 3 बजे ये बताया गया कि उड़ान अब रद्द कर दी गई है। इस दौरान एयरलाइंस एयर ने अपने यात्रियों को फूड पैकेट तक नहीं दिए।
कहा जा रहा है कि एयरलाइंस चाहती तो जबलपुर स्टॉप के बजाय दिल्ली से सीधे उड़ान भरकर फ्लाइट बिलासपुर ला सकती थी और वापसी में जबलपुर के यात्रियों को उतारकर दिल्ली जा सकती थी। 5:30 बजे शाम तक बिलासपुर से लैंडिंग या टेक ऑफ में कोई परेशानी नहीं थी। दरअसल बिलासपुर से अभी सिर्फ अलायंस एयर को उड़ान की अनुमति दी गई है, जबकि अलायंस एयर से 23 हवाई जहाज में से 4 या 5 हमेशा मेंटेनेंस में रहते हैं। लगातार ओपन टेंडर से अलग अलग एयरलाइंस को आमंत्रित करने की मांग की जा रही है। और भगवान श्री रामलला के प्रतिष्ठा द्वादशी वर्षगांठ के दूसरे दिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठंड के बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। श्री राम मंदिर प्रवेश द्वार तक लंबी कतार भी लगी हुई। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता अपूर्व पाठक ने। आस्था जब सुरूर पर होता है तो कहीं ना कहीं ये दृश्य दिखाने का मन करता है। आज IBC 24 अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि प्रवेश द्वार पर है और राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और खास बात यह है कि आज प्राण प्रतिष्ठा का जो वर्षगांठ है उसका दूसरा दिन है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे दिखाएं, उस हुजूम को दिखाएं कि जिस तरह से राम भक्तों का जो सैलाब है वो प्रवेश द्वार तक उमड़ पड़ा है और किस तरीके से राम भक्त जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ रामलला के दर्शन के लिए आतुर है। और कहीं ना कहीं ये जो मन की भावना है कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से देश विदेश से आए हुए जो रामलला के भक्त हैं वो आज रामलला के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर और रामलला के दर्शन के लिए आतुर है। को देखिए ये सैलाब है, ये हुजूम है राम भक्तों का जो आज अयोध्या में तांता लग गया है और जगह नहीं है कहीं अक्षत देने की। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव हैं विभोर कर देने वाले हैं, क्योंकि कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ का प्रथम दिन था और आज दूसरा दिन है। तो कहीं ना कहीं ये जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। सर कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं। हाँ, आज इतना रामलला का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मन एकदम प्रसन्न हो गया, प्रफुल्ल हो गया राम जी के दरबार में आके। हम लोग छत्तीसगढ़ खरसिया के इसके जन्मदिन के लिए आए हैं रामलला का दर्शन करने। जन्मदिन रामलला के साथ मनाया? हाँ, बच्चे का जन्मदिन, इसका 3 वर्ष का हुआ ये वेद अग्रवाल। ठीक है, लोग अपनी जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं चाहे वो ये जो खुशियां हैं वो देखने लायक है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इंद्रदेव भी प्रसन्न है क्योंकि इतने भक्त को जो देख ले तो रामलला तो प्रसन्न ही है और साथ ही साथ इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर धीरे धीरे बूंदे बरसा रहे हैं और ये खुशियां देखने वाली हैं। और हम इस समय रामलला के प्रवेश द्वार पर हैं और ये खुशियां कहीं ना कहीं बड़ी ही उत्साहित कर रही हैं। रामलला के जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन मार्ग पर अपने रामलला का इंतजार करने के लिए लगे हुए हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अलग अलग धर्मों के लोग वहां कैसे रह रहे हैं, इसका भी जायजा लिया है अपूर्व पाठक ने। राम मंदिर बन चुका और राम मंदिर के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब 1 साल बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में अब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमारे साथ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग मिले और इनसे हम जानेंगे कि हालांकि राम मंदिर बन जाने के बाद कैसा वातावरण है। सबसे पहले इकबाल जी से पूछेंगे, इकबाल जी कैसा लग रहा है, क्योंकि अब अयोध्या बदल चुकी है और आपसी सौहार्द के बारे में बात करें हिंदू मुस्लिम के, तो कैसा लग रहा है? देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या महापुरुषों की नगरी है। अयोध्या में जो कुछ भी होता है सब शांतिपूर्वक हो रहा है और हिंदू और मुसलमानों में, यहाँ गृहस्थों में भाईचारा भी है। अयोध्या की धरती जो है ये ऐसी धरती है कि यहाँ जो भी काम लोग करते हैं स्वयं जो है यहाँ सब धर्म के सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान स्वयं देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारी अयोध्या हमेशा शांत रहती है। अब हिंदू मुस्लिम का विवाद एकदम खत्म हो चुका है। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया है। आपस में कोई गलाने नहीं है, एक दूसरे का कोई मतभेद नहीं है, न ईर्ष्या है न जलन है। कैसा लग रहा है अयोध्या में बिजनेस को लेकर कितना बढ़ावा मिला है? बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जो भीड़ थी उससे 10 गुना क्या अन्य और भी ज़्यादा जो है
आ रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम बीच की लड़ाई थी वो कब का खत्म हो गई, क्या ऐसा लगता है? देखिए, हमारे अयोध्या में हिंदू मुस्लिम की कभी लड़ाई हुई ही नहीं। जो है सब एकता में रहे, सब शांति प्रिय रहे, एक दूसरे से हर काम चलता रहा। इनसे साफ तौर पर पता चला कि अयोध्या का ताना बाना कैसा है, हिंदू मुस्लिम के बीच का सौहार्द कैसा है और अयोध्या में रोजगार कितना बड़ा है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ अपूर्व पाठक, IBC 24 अयोध्या। और देश को नशा मुक्त करने को लेकर पंजाब से 6 साल का मासूम बच्चा करीब 1200 किलोमीटर दौड़ता हुआ अयोध्या पहुंचा। प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धावक 6 साल के बच्चे मोहब्बत को सम्मानित किया। नशा मुक्ति का अभियान लिए एक छोटा सा नन्हा सा बालक, 6 साल का बालक यह अयोध्या पहुंचा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। क्या नाम है बेटा? मोहब्बत। मोहब्बत, मोहब्बत नाम का मतलब जानते हो बेटा? प्यार करना। आप किस उद्देश्य को लेकर आज अयोध्या पहुंचे हैं? नशे के खिलाफ। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से। देखिए, इनके पिताजी हैं, किन बातों को लेकर आज अयोध्या पहुंचे? हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा है, डेली बहुत लोग मर रहे हैं कि हम इस बच्चे को देख के कोई नशा छोड़ दे तो बहुत बढ़िया बात है। और हम राम जी को भी बोले हैं और योगी जी को भी बोले हैं भी नशा मुक्त करो, हमारे पंजाब में भी हाथ रखो भी हमारा नशा मुक्त हो जाए। जी मुख्यमंत्री जी मंच पे थे और आपके बेटे को मोहब्बत को सम्मानित किए हैं, कैसा लगा, क्या बातें हुई? बस बहुत ज़्यादा खुशी है हमको भी, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे बेटे को बुला के और इन्हों को प्यार दिया है, हमारी बहुत खुशी है। जी ये नन्हे से बालक को लेकर लगातार कितने दिनों से निकले हैं आप? हम 1 महीना 25 दिन हो गए हमें। 1 महीने 25 दिन। क्या खिलाते हैं बेटे को? ये बस घर का खाना खाता है और कोल्ड ड्रिंक चिप्स अभी तक इसने टच नहीं किया है। घर का केवल खाना खाता है, ना चिप्स ना कोल्ड ड्रिंक। अगर बात करें मजबूती की तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है घर की वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। कि रामलला से इन्होंने निवेदन भी की है कि अयोध्या पहुंचा हूं और पंजाब में नशा मुक्ति बंद हो। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। रायसेन के प्रसिद्ध रामलीला मेले का रावण वध के साथ समापन हो गया है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक रामलीला का मंचन हुआ। 1 महीने तक रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी। दशहरे की तरह 40 फीट ऊंची रावण के पुतले का दहन किया गया। इस रामलीला के दौरान आकर्षण का केंद्र भगवान महावीर का मुखौटा रहता है। इस बार इसे पटेल नगर के रहने वाले रिंकेश गुर्जर ने इस मुखौटे को करीब 40 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बनाया। बता दें कि जो भी इस मुखौटे को उठाता है उसे एक अलग ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। लोगों ने जयकारे के साथ रिंकेश गुर्जर का स्वागत किया। वहीं रामलीला के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान राम के चरित्र को अपनाने की बात करते हुए भारत में राम के महत्व को विस्तार से बताया। आपको ये भी बता दें कि रायसेन देश का एकमात्र शहर है जहां साल में 2 बार रावण दहन होता है। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। और ये जनता की सेवा ही भगवान श्री राम और मैया सीता की पूजा है। ये हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम रामलीला मेला उत्सव समिति कर रही है। सबको बहुत बहुत बधाई। और रीवा में एक ही परिवार के 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें उनकी मांसपेशियां दिनों दिन सिकुड़ती जाती हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा दिखने लगता है। उम्र की जिस दहलीज में बच्चों को दौड़ना, खेलना, स्कूल जाना चाहिए, बीमारी ने उन्हें अपंग बनाकर घर में बैठा दिया है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। ये दर्द भरी कहानी है रीवा के बासगांव के रहने वाले महेश साकेत की और उसके परिवार की। उनके 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में असहनीय दर्द होता है। कई बार तो रात में भी बच्चे दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी का इलाज केवल दिल्ली एम्स में ही संभव है। चारों बच्चे जन्म के 5 से 6 साल तक ठीक रहे, लेकिन फिर उन्हें परेशानियां आने लगी। वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, स्कूल भी ना जा सके। बच्चों के लगातार बीमारी की चपेट में आने से पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है।
हमारे बच्चे के जैसे 4 साल से 5 साल होते हैं, वो चलते हैं तो गिर जाते हैं और पानी पीते हैं और गिर जाते हैं, खाना खाते हैं तो आधा भूमि में आवत है, आधा पेटे में जाता है। अब एकदम से नहीं पूरा गोड़ हाथ सूख जाई, बरस जाई, चल न पाई, एक पूरा बिस्तर में पूरा कपड़ा नहावा धुलावा और तेल साबुन सगला का हम करी थे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से ही कि हमारे बच्चन के व्यवस्था की जाए, दवाई के, रहाई के, खाए पिए के, हम इनके कारण नहीं कर पाईता है, न कमाए पाईता है, इनकर सारी व्यवस्था नहीं कर पाईता है, नहीं सहयोग हो पावे। बाकी 3 बच्चों की उम्र अभी 6 साल से कम है। माता पिता उनके 6 साल की उम्र पार करने का इंतजार कर रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि ये बीमारी उन्हें न हो। डॉक्टर्स का कहना है कि कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, जिसमें बच्चे जन्म तो बिल्कुल साधारण रूप में लेते हैं, किंतु 6-7 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनके मांसपेशियों में कमजोरियां आने लगती हैं। ऐसी सूरत में उनका दैनिक कार्य करना भी दुर्लभ हो जाता है कई बार, और कई बार 20-25 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद उनका जीवन भी कठिन हो जाता है। पीड़ित बच्चों के माता पिता का कहना है कि जनप्रतिनिधि ने कई बार मदद का भरोसा दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बार बार गुहार लगाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वो निराश हैं, वो हताश हैं। जरूरत है समाज और प्रशासन को इनके साथ खड़े होने की। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, रीवा, IBC 24। और इसी खबर के साथ सैटेलाइट पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।